हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम मिस्ट्री यूट्यूब में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा भर्ती 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, कौन की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है साबक मीर, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस या फिर वसुमित्र। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साबक मीर। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। किसको ला करेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक था, कौन था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है महापद नंद, धनानंद, मुंड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद नंद। तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद वंश ने थे। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है महापदनंद, मुंड, धनानंद या फिर कलाशोक। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद ही था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर धनानंद। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाशोक। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक शासनकाल में हुआ था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर कुंडलवन। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, किसने किया था सर्वप्रथम, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने या फिर महापद नंद ने। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद नंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद नंद ने किया था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है महापदनंद, धनानंद, शुक्लव्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद। तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर उदयन। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन। तो निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने बसाया था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसके सहायता से प्राप्त की? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसके सहायता से प्राप्त की, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चाणक्य, विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, सेल्यूकस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से प्राप्त की थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, इसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 351 ईस्वी, 320 ईस्वी, 220 ईस्वी या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 320 ईस्वी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो आपका ऑप्शन दिया अशोक महान, बिंदुसार, तीवर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो दोस्तों मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 311 ईस्वी पूर्व में, 315 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी पूर्व या फिर 305 ईस्वी पूर्व। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 315 ईस्वी पूर्व। तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिकंदर, सिल्यूकस, डेमेट्रियस या फिर डेमोक्लिस। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्यूकस। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो दोस्तों किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अशोक, उदयन, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य शासन के काल में पड़ा था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चाणक्य, तीवर, मेगास्थनीज या फिर भद्रबाहु। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से या फिर यूचियों से। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानियों से। किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो दोस्तों वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दिव्योदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासनकाल का वर्णन उपलब्ध है तो वह क्या है, इंडिका है। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज ने शासन किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मौर्य, सूड, गुप्त या फिर कुषाण। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राज ने शासन किया था। किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन देखिए इंडिका, अर्थशास्त्र, पुराण या फिर ऋग्वेद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका ही है। किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, किसके शासक में बना था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार या फिर तीवर। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार के शासक में बना था। किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। तो आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीवर या फिर अशोक। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों कौन सा उल्लेख मिलता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सहबाजीगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मागिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में या फिर सोपारा अभिलेख में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिलालेख 13 में। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क या फिर अशोक। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक शासनकाल में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन या फिर पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों किस
मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। तो किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने प्राप्त की थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो दोस्तों अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया या फिर वैशाली। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।